निकाल लें जी पेज नंबर 138। पॉइंट नंबर 5A, बी के नीचे एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है, उसको हम पढ़ने लगे। बी के नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ओके, फर्नीचर का रेट क्या है डेप्रिसिएशन का? 10% है, 15%? 15% है फर्नीचर का रेट डेप्रिसिएशन का। अब जरा अटेंटिव रहिएगा। दो 2010, 11, 12, सौ के ऊपर रेट लगाएं 15%, 15। WDV निकालें 85, 85 के ऊपर रेट लगाएं 15%, 85 पे रेट लगाएं 15%, 12 पॉइंट यानी 13 रुपए आ गया। 85 माइनस 13, 72। बस 85 माइनस 13 ना, पॉइंट्स में जा रहे हैं आप, फिर जाएं जहां जाना है। 72 इंटू 15%, 10.8, 11 कर दें इसको। बुक वैल्यू 61। जरा नोट कर लें इसको, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। सेक्शन 22 में 0.5 है ये, ताकि जो हजरात लेट आए हैं उन्हें मैं समझा सकूं। भाई आगे आ जाओ, अभी फिलहाल इस रो में बैठने लग जाओ, अगर बाद में उठाना पड़ा तो। लेकिन आगे होके ना, ताकि और आपके भाई आए तो बैठ सकें। और थोड़ा, और थोड़ा, गुड। ओके, चलें जी। अब उम्मीद है सारे हजरात तशरीफ़ ले आए हैं। 1 मिनट के लिए नोट करना बंद कर दें, मेरी बात पहले सुन और समझ लें। नोट करना बंद। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लॉ मेकर आपको इंकरेज करने के लिए आपकी बिजनेस इनकम माफ़ कर देता है। जैसे होंडा एटलस कार बनी थी शुरू में, पाकिस्तान में गाड़ियां बनानी शुरू की थी, तो हुकूमत ने, भाई इधर देखो, हुकूमत ने 5 सालों के लिए इसकी इनकम माफ़ कर दी थी। तो किसी नए बिजनेस को हुकूमत प्रमोट करने के लिए उसकी इनकम माफ़ कर देती है, लेकिन ऑब्वियसली एक हद तक ही इनकम माफ़ हो सकती है। 2010 और 11 के अंदर हुकूमत ने किसी बिजनेस की इनकम माफ़ कर दी। 12 में जाके हुकूमत ने कहा भाईजान अब बहुत आपने मजे कर लिए, अब आपकी इनकम पे टैक्स लगा करेगा। ठीक है, कोई फर्नीचर का आइटम था, एक बंदे ने खरीदा था 100 रुपए का। 100 रुपए को, आपको पता है मैंने कहा था लास्ट क्लास में, फर्नीचर के लिए डेप्रिसिएशन का रेट है 15%। तो 100 रुपए को इसने 15 रुपए डेप्रिशिएट किया, बुक वैल्यू 85 आ गई। 85 को इसने 15 रुपए 15% डेप्रिशिएट किया, 13 रुपए डेप्रिसिएशन आ गई। फिर बुक वैल्यू 72 आ गई। फिर इसने डेप्रिशिएट किया, 11 रुपए आ गई डेप्रिसिएशन, फिर ये बुक वैल्यू आ गई। अब सवाल ये राइज होता है कि इस टैक्स पेयर ने लॉ मेकर को कहा कि आप डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन इस तरह ना करो, मेरी इनकम माफ है तो मेरी डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट ना करो फिलहाल। तो टैक्स पेयर ने कहा 100 रुपए का एसेट है, तो आप इसको ना डेप्रिशिएट ना करो, क्योंकि मेरी इनकम माफ है 2010 और 11 में, तो एसेट को भी 100 के ही रहने दो, डेप्रिशिएट ना करो, क्योंकि इनकम माफ है तो फिर डेप्रिसिएशन निकालने की क्या जरूरत है, 100। और फिर अगले साल अब आप पूरा 15 मुझे डेप्रिशिएट कर लो, क्योंकि अब मेरी इनकम टैक्सेबल होगी, तो डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करने लग जाओ। इस कैलकुलेशन को लॉ मेकर ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा ना 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 यार, ऐसे नहीं करना। इफ योर इनकम इज माफ, you will still calculate the depreciation, और बुक वैल्यू को आप गिराते रहेंगे हत्ता कि इस साल जाके आप 100 पे डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, बल्कि किस पे डेप्रिशिएट करेंगे, 72 पे। बस ये कॉन्सेप्ट है, नोट कर लें। तो जिस दौरान इनकम माफ होगी उस दौरान डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते रहेंगे या नहीं? बोले 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 बोले। जी नीचे ज्यादा है तो फिर आप आगे आ जाएं, वरना फिर आप अगली रो में शिफ्ट हो जाएं, तो क्लास के बाद ही फिर कुछ करवा सकते हैं। आ जाए। ओके, तो पढ़ें जी अब एक्सप्लेनेशन।
एक्सप्लेनेशन 0.5 के ए बी के नीचे दी हुई है। तो जिस अरसा इनकम माफ होगी बोले उस अरसा ऐसा डेप्रिशिएट होता रहेगा। अच्छा जी, वेयर एनी बिल्डिंग, वेयर एनी फर्नीचर, वेयर एनी प्लांट और वेयर एनी मशीनरी इज यूज्ड इन अ बिजनेस हुज इनकम इज एग्जाम। कैसे बिजनेस में यूज हो रहे हैं? जिसकी इनकम माफ है। डेप्रिसिएशन शेल बी अलाउड फॉर द सेट टैक्स ईयर। ये सेट टैक्स ईयर कौन कौन से होंगे? 2010 और 2011। द डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड फॉर द सेट टैक्स ईयर। सेट टैक्स ईयर में डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत होगी। सेट टैक्स ईयर 2010 और 11 में डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत होगी एंड आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ एग्जेम्पशन। और जब एग्जेम्पशन खत्म हो जाएगी, वो किस साल खत्म होगी? 1 जुलाई 11 को। ये तो में 30 जून 12 का साल है ना जी, तो 1 जुलाई 11 को आपकी एग्जेम्पशन क्या हो गई? खत्म हो गई। एंड आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ एग्जेम्पशन, जैसे ही एग्जेम्पशन खत्म होगी, WDV shall be calculated after reducing the total depreciation deductions in 2010 and 11। उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 10 और 11 की, या नहीं करेंगे माइनस? करेंगे माइनस। तो WDV कॉस्ट के बराबर ही ले ली जाएगी और डेप्रिसिएशन जीरो चार्ज की जाएगी, या WDV कैलकुलेट करते हुए डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी? डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली चाहे आपकी इनकम माफ है, आपका एसेट तो इस्तेमाल हो रहे ना, इसको डेप्रिशिएट करते रहे। दोबारा पढ़ लें। वेयर एनी बिल्डिंग, वेयर एनी फर्नीचर, वेयर एनी प्लांट और वेयर एनी मशीनरी इज यूज्ड इन अ बिजनेस जिसकी इनकम क्या है? माफ है। तो डेप्रिसिएशन शेल बी अलाउड फॉर द सेट ईयर। उन सालों के डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत होगी, और जैसे ही वो एग्जेम्पशन खत्म हो जाएगी तो WDV कैसे निकाली जाएगी? पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करके, या पुराने सालों में डेप्रिशिएट ना करें? पुराने डेप्रिसिएशन माइनस करके। ओके, अच्छा जी। ऑन डिस्पोजल ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट, ये जो मैं अपने ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूं ये नहीं आपने पढ़नी, क्योंकि ये बात बिल्कुल अजीब सी है। इसको मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा क्लास के एंड पे। ऑन डिस्पोजल ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट, अगर एसेट बेचें और महंगा बिक जाए तो इसको गेन कहेंगे या लॉस? और सस्ता बिक जाए? इफ द कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन WDV। नहीं, लॉस कैसे हो जाएगा? कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन WDV। 100 रुपए का बिका, 80 रुपए की WDV थी। द एडिशनल अमाउंट विल बी चार्जेबल टू टैक्स। इसका नाम क्या होगा? गेन। एडिशनल अमाउंट विल बी चार्जेबल टू टैक्स। एंड इफ द कंसिडरेशन इज लेस देन WDV, एंड इफ द कंसिडरेशन इज लेस देन WDV, यानी कि बिका 70 रुपए का और WDV ज्यादा थी, कंसिडरेशन इज द डिफरेंस शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। डिडक्शन की बजाय अच्छा लफ्ज क्या लिख लेंगे? लॉस। अगर महंगा बिक गया तो खुशी, अगर सस्ता बिक गया तो गम। ये भी इंशाल्लाह मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। ये इंशाल्लाह जो जो एक एक दो दो लाइन पेंडिंग रहेगी ना, क्लास के एंड पे इसको कवर करेंगे। अच्छा जी, वो हजरात हाथ खड़ा कर दें जो सैटरडे को आए थे। बाकी हजरात जरा खड़े होकर ज़ियारत करा दें। आपने हाथ नीचे कर लिए हैं, आप लोग जरा हाथ खड़ा रखें। ठीक है, खड़ा रखें आप लोग हाथ। बाकी हजरात जरा खड़े हो जाएं। क्या चाहते हैं यार? वो तेरी है, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हाइब्रिड में तो 100% अटेंडेंस थी माशाल्लाह, कोई खड़ा नहीं हो रहा माशाल्लाह। वो हजरात जरा हाइब्रिड में हाथ खड़ा रखें जो आए थे। बाकी खड़े हो जाएं, जरा नजर मारो। असद खड़े हो गए, एक खड़ा हो गया, 2, चलें ठीक है, बैठ से। चलो यार 1-2 मिनट फिर इनको दे देते हैं कीमती आपके, ताकि ज़रा चीज़ें रिवाइज हो जाएं और फिर हम न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करें। अच्छा, जो हजरात तशरीफ़ नहीं लाए थे, हमने ये पढ़ा था कि फॉर द पर्पज़ ऑफ डिप्रिसिएशन हमारे एसेट्स 2 किस्म के हैं। नोट नहीं करना, अभी समझना बस। एक है एलिजिबल, एक है नॉट एलिजिबल। नॉट एलिजिबल की लिस्ट आप याद कर लें, बाकी भी सुन लें। फर्नीचर, व्हीकल, बिल्डिंग, सेकंड हैंड प्लांट, तो ये 4 किस्म के एसेट्स हैं नॉट एलिजिबल। इनके अलावा अगर और कोई एसेट है, मिसाल के तौर पे कंप्यूटर, तो वो एलिजिबल होगा, या न्यू प्लांट होगा वो भी एलिजिबल होगा। एलिजिबल की लिस्ट नहीं दी हुई, सिर्फ नॉट एलिजिबल की लिस्ट आपने याद करनी है। एलिजिबल फॉर व्हाट? यार क्या कर रहे हो भाई, लेट आने वालों सबको डिस्टर्ब, जल्दी अब बैठो। एलिजिबल फॉर व्हाट? एलिजिबल फॉर डबल डेप्रिसिएशन। खरीदने के साल में कितने दफा डेप्रिशिएट होगा? आ जाए ना, अगली रो में आ जाए, अगली रो में इशू नहीं, जल्दी अब खुद ही करना है कुछ जल्दी। एलिजिबल फॉर व्हाट? एलिजिबल फॉर डबल डेप्रिसिएशन। पहले साल इनिशियल लॉस भी रिकॉर्ड होगा और डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड होगी, और आने वाले सालों में सिर्फ डेप्रिसिएशन। इन दोज दैट आर नॉट एलिजिबल, तो पहले साल भी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी और आने वाले सालों में भी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी। इनिशियल लॉस का रेट है 25%, वो भी मैं आपको दिखा नहीं रहा। डेप्रिसिएशन के रेट्स जो है वो इसी सफे पे पेज 138 पे टेबल दिया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन के रेट्स जो है वो यहां दिखाए हुए हैं। ओके, अब हम सवाल शुरू करते हैं, बल्कि शुरू नहीं करते, एक सवाल मैं आपको दोबारा कराने लगा हूं। डेट इज ऑन पेज 141, क्वेश्चन नंबर 2।
एक सवाल मैं दोबारा करवाने लगा हूं क्योंकि उसकी बेस पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कराना है। अच्छा भाई जरा टेंशन अटेंटिव रहना है आपने। आज मेन डेप्रिसिएशंस की कैलकुलेशंस होनी है। ये सवाल हमने लास्ट क्लास में किया था। वी परचेज अ बिल्डिंग फॉर 4,25,000 इन 2021 एंड बिल्डिंग इज सोल्ड फॉर 2 लाख ऑन जनवरी 15, 2023, यानी 2023 के साल में बेच दी। एक और बात इनको मैंने बताई थी कि खरीदने और बेचने के साल में आपने 1/12 नहीं करना, यानी 1 महीने इस्तेमाल हुआ, 2/12 नहीं करना 2 महीने इस्तेमाल हुआ, बल्कि आपने खरीदने और बेचने के साल में 6/12 करना है। चाहे पूरा साल इस्तेमाल हो चाहे एक दिन इस्तेमाल हो, आपने 6/12 करना है खरीदने और बेचने के साल में। बल्कि 6/12 का नाम आपने रखना है 50%। तो वी परचेज्ड बिल्डिंग कॉस्टिंग 4,25,000 इन 2021 और बेच दी 2023 में। तो इसकी जरा मुझे कैलकुलेशन करवा दें जो मैंने लास्ट क्लास में की थी। कॉस्ट बोले 15 मई 2021 कितनी थी जी? 4,25,000। भाई उधर से ब्लैक मार्कर पकड़ाना कोई और, 1-2 ले आओ। 4,25,000 नहीं है, चलो ठीक है, मेरे पास है अलग। आज बैठो। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन आ जाओ, बैठो, कोई मसला नहीं। 30/21 ये टैक्स ईयर कौन सा बनेगा? 2021। डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करनी है कॉस्ट। डेप्रिसिएशन के डब्बे में देखें जो लोग नहीं आए थे लास्ट क्लास में, कि बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन रेट क्या है। पहली तो बात मैं आपको बता दूं कि बिल्डिंग जो है ना वो बिल्डिंग है, ओए हो खीर होगी। पहली मैं आपको बात बता दूं, बिल्डिंग एलिजिबल नहीं है, यानी इस पे इनिशियल लॉस रिकॉर्ड नहीं करना, इस पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। और बिल्डिंग का रेट जो है वो कितने परसेंट है? 10% है। तो बिल्डिंग को 10% के एतबार से डेप्रिशिएट करें। लेकिन आपने ये नहीं देखना कि बिल्डिंग कितने महीने इस्तेमाल हुई। दूसरी हाइब्रिड क्लास से किसी को कहते हैं भाई मार्कर ले आओ, तो बैठा हुआ है ऑफिस का बंदा, अच्छा ले आएंगे। इंटू 2/12, 3/12, 1/12 नहीं, इंटू 50% कर दें। अच्छा जी, कॉस्ट कितनी थी? 425,000 डेप्रिसिएशन निकाल दें। 21250। कसम खाई हुई कैलकुलेटर ना पकड़ने की, आज कैलकुलेटर जरा पकड़ के देखें क्या होता है। WDV बोलें जी। 40750। अब आप डिप्रिशिएट करेंगे इस एसेट को 30/9/2022। मैं डेट आपके समझने के लिए लिख रहा हूं, 403750 मल्टीप्लाइड बाय इंटू 10% जी, 40375। अब आप डिप्रिशिएट करेंगे 30/जून/23 में। अच्छा, ये बेचने खरीदने के साल में 50% लगाने, ये तो इस साल तो ना खरीदा ना बेचा, बेचने के साल में भी आपने 50% लगाना है, बेचने के साल में भी। और देखें 2023 हमारा बेचने का साल है, 15 जनवरी 23 का मतलब है टैक्स ईयर 2023, तो बेचने के साल में भी 50% लगाना है। WDV कितनी थी? 3633 363375 इंटू 10%। बेचने के साल में भी 50% फैक्टर लगाना है, 18169 जी। WDV 345206। अच्छा, इनके जरा नाम सुनिएगा। इसे कहते हैं टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन, क्योंकि हो सकता है अकाउंटिंग वालों ने 10% रेट ना लगाया हो, अकाउंटिंग वाले टीचर हो सकता है इसकी डेप्रिसिएशन कुछ और तरह निकलवाएं। इसे कहते हैं टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन, इसे कहते हैं टैक्स वालों की WDV, इसे कहते हैं टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन, इसे कहते हैं टैक्स वालों की BV WDV, इसे कहते हैं टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन, इसे कहते हैं टैक्स वालों की WDV। ओके, अब हमने निकालना है टैक्स वालों का गेन या लॉस, और भाईजान ये निकालना है 2023 में। हाँ, 2023 में टैक्स वालों का गेन और लॉस। तो गेन लॉस निकालने का वही फॉर्मूला है मशहूर जमाना, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट नहीं, कंसिडरेशन माइनस WDV कर दो ना, कॉस्ट तो अजीब सा लॉस होगा इधर। तो कंसिडरेशन माइनस टैक्स वालों की WDV ले आओ, ले आओ, ले आओ। कंसिडरेशन माइनस टैक्स वालों की WDV, ये क्या निकालने का फॉर्मूला है? गेन लॉस। तो अगर मैं सवाल की तरफ आऊं तो सवाल में आके देखें हमारा ऐसा कितने का बिका है? 2 लाख का। तो 2 लाख पकड़े कंसिडरेशन और इसमें से माइनस कर दें टैक्स वालों की WDV 345206 जी। कितना लॉस आ गया? 145, और इसका नाम रख दें टैक्स वालों का लॉस, टैक्स वालों के मुताबिक लॉस हो गया। तो ये हमारा तरीका होगा सवाल को सॉल्व करने का, और इसको कहते हैं गेन लॉस निकालने का सिंपल तरीका। गेन लॉस निकालने का सिंपल तरीका, कंसिडरेशन में से WDV क्या कर दें? माइनस कर दें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लें।
वी परचेज अ बिल्डिंग फॉर 4,25,000 ऑन 13 मई 21। मैंने डेटे को सेम रखा है ताकि हमारा टाइम जाया ना हो। वी परचेज अ बिल्डिंग फॉर 4,25,000 ऑन 13 मई 21। 2 दिन से क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना। 13 मई 21। द बिल्डिंग इज यूज 70% इन बिजनेस एंड 30% पर्सनल। ये असल में कॉन्सेप्ट है आज कि बिल्डिंग 70% बिजनेस में यूज हो रही है और 30% पर्सनल यूज हो रही है। 70% बिजनेस में यूज हो रही है का मतलब ये है कि 7 कमरे मिसाल के तौर पे बिल्डिंग में जो है वो दुकान के लिए रखे हुए हैं और 3 कमरों में बीवी बच्चे और वालिदैन रहते हैं। तो एंड 30% पर्सनल यूज। बिल्डिंग इज सोल्ड फॉर 2 लाख इन 2023। बिल्कुल डेटा 100% सेम रखा है मैंने। बिल्डिंग 2023 में 2 लाख की बिकी। डेप्रिसिएशन निकालें 21 की, 22 की, 23 की, और गेन लॉस भी निकालेंगे हम 23 के साल का। ओके, सो द डाटा इज सेम। एक काम हमने करना है कि डेप्रिसिएशन के टुकड़े टुकड़े करने हैं। सिर्फ टैक्स वाले उतनी डेप्रिसिएशन माइनस करने देंगे जितना एसेट बिजनेस में इस्तेमाल हुआ, बाकी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करने देंगे। तो मुझे बता दें सारी डेप्रिसिएशन कितनी है? 21,250। लेकिन इसके मुझे 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, 70% और 30%। ये मुझे 2 हिस्से करने पड़ेंगे। अब मैंने क्वेश्चन 3 सॉल्व करना शुरू कर दिया है और लकीली ये मैं पिछले सवाल वाला यूज कर रहा हूं क्योंकि डाटा सेम था। 70% को मैं अलाउड करूंगा, यानी माइनस करने की इजाजत होगी, और 30% को मैं नॉट अलाउड करूंगा, यानी माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। जी, कैलकुलेटर पकड़े, 21,250 पे 70% लगाएं। प्लीज आज के दिन वो हजरात भी कैलकुलेटर पकड़ लें जिन्होंने कैलकुलेटर ना पकड़ने की कसम खाई हुई है। डिप्रिसिएशन में मसले आएंगे वरना आपको, और खरीद लें कैलकुलेटर अगर नहीं है। 21,250 इंटू 70%, 14,875। इतनी डेप्रिसिएशन ये 7 कमरों की या 70% बिजनेस की जो बिल्डिंग थी उसकी डेप्रिसिएशन आ गई। बाकी 30% भी निकाल दें। टैक्स वाले कौन सी माइनस करने देंगे, कौन सी नहीं माइनस करने देंगे? 14,875 माइनस करने देंगे। नेक्स्ट 28,263। अल्लाह सैटरडे को आने वालों को और ना आने वालों को दोनों को पास करे। अल्लाह सैटरडे को ना आने वालों को हिदायत दे। अल्लाह सैटरडे को ना आने वालों को जो है पढ़ने की तौफीक दे। अल्लाह सैटरडे को ना आने वालों को सीरियस होने की तौफीक दे। अच्छा जी, 40375 इंटू 70% क्या आ गया? 28,263। इस पर 30% लगाएं। 1 एक बंदे ने बता दिया, हाथ ही है, थोड़ा मिटाना भी पड़ता है, फिर दोबारा लिखना भी पड़ता है। फिर जो इतनी मछली बाजार में मछलियां बिक रही हो तो समझ भी नहीं आती कौन। कोई एक बंदा बोल दे 3 करनी है, 3 कर दें, उससे कोई मसला नहीं। ये 3 जमा 2 जो है वो 5 बन रहा है, शायद इसलिए मैं 2 लिख रहा हूँ। अगर आपने 3 लिखना है तो 3 लिख दें, इसमें भी पेपर में मार्क्स नहीं कटेंगे। 3 जमा 3 कोई हर्ज नहीं, तो मार्क्स नहीं कटेंगे पेपर में, कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये जो 1-1 रुपए का गाना मसला पड़ा होता है ना, इसको एक ही दफा हल कर लें। 1 रुपए मैंने इनको, अच्छा इसको भी करें 70-30, 1 to 7 1 8 5 1। आंसर 3 है ये आपका, इसको नोट करें पूरा सारा। क्या? ना 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 ना। सारे पुत्र इधर देखें। भाईजान ये कह रहे हैं, पता नहीं इन्होंने क्या कहा, मुझे लगा था ये भाई ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 70% लगा दें। मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे 70% लगा दें। भाई यहाँ पे 70% लगा दिया ना तो ब्लेंडर नहीं ब्लेंडरा हो जाएगा, बहुत बड़ा ब्लेंडर हो जाएगा अगर आपने यहाँ पे 70% लगा दिया। इसकी वजह सुने, ऊपर कॉस्ट पूरी बिल्डिंग की पड़ी होगी, नीचे डेप्रिसिएशन। मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। अच्छा, 4,25,000 इसकी कॉस्ट है। अगर आपने यहीं पे 70% लगा, 10% तो डेप्रिसिएशन का रेट है, 50% 6/12 टाइप की चीज है, और 70% है बिजनेस में ये जो बिल्डिंग यूज हो रही है। तो अगर आप 70% यहीं लगाएंगे ना तो फिर ये कॉस्ट पूरी बिल्डिंग की होगी और डेप्रिसिएशन 7 कमरों की आ जाएगी। तो पूरी बिल्डिंग की कॉस्ट में से 7 कमरों की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ये हमसायों की बिल्डिंग बन जाएगी, फिर ये हमारी नहीं बनेगी कम से कम, ये पता नहीं क्या चीज बन जाएगी। और फिर ऑनवर्ड्स उसी के ऊपर पता नहीं आप क्या क्या करते रहेंगे। तो इसलिए ये कैलकुलेशन अलग है। इसके बाद आपने 2 कॉलम डालने हैं, ढस ढस, ये 2 कॉलम डालने हैं। 2 कॉलम डाल के फिर 70-30 70-30 70-30 70-30 ये बाद में आपने करना है। डायरेक्ट में भी यही आंसर आएगा लेकिन अगले साल नहीं आएगा। आप डब्ल्यूडीबी दोबारा निकालोगे तो ये अजीब सी फिक्र आ जाएगी। काफी साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, नोट कर लें। ओके,
जल्दी करें। आपने कर लिया नोट? बहुत अच्छा किया, कर लें, कोई मसला नहीं। दूसरी क्लास में भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं हाथ बांध के बैठे हुए हैं, जल्दी जल्दी नोट करें। पिक लें या लिख लें? नोट ना करने की कसम खाइए, वो लोग भी आज नोट कर लें। पहली रो में पहले नंबर पे बैठ के नोट नहीं कर रहे तो बाकियों का क्या पूछना। चिराग तले अंधेरा। ओके, एक दफा कोई तस्वीरें गलती से डिलीट डिलीट होना फिर आप लिखना शुरू करेंगे, ऐसे नहीं लिखना शुरू करना आपने। ओके, डिलीट ऑल, रीसेट डाटा। या तो तस्वीरें लेके आप उसका बैकअप बनाते हो ना डेली? कभी बैकअप बनाया किसी ने रजिस्टर का? सारे रजिस्टर की तस्वीरें हैं इसके, 1 2 3, भाई यही करते रहते हैं। अच्छा, क्यों किसी तरफ नहीं छोड़े यार। अच्छा भाई, अब हमने इस बिल्डिंग को बेचना है, जरा सवाल पढ़ के देखें कितने की बेची है? 2 लाख। अच्छा भाई, अब 4 दफा अटेंटिव हो जाए, सुनना शुरू करें। 4 दफा ऐसा होगा कि हम गेन लॉस डिफरेंट तरीके से निकालेंगे। भाई 4 दफा ऐसा होगा कि हम गेन लॉस डिफरेंट तरीके से निकालेंगे। एक तो ना नॉर्मल तरीका गेन लॉस निकालने का, कंसिडरेशन में से बुक वैल्यू माइनस कर दो, यह है नॉर्मल तरीका गेन लॉस निकालने का। लेकिन 4 दफा हम गेन लॉस डिफरेंट तरीके से निकालेंगे। उन 4 में से 2 हम आज पढ़ेंगे और 2 तरीके कल पढ़ेंगे। वो 4 तरीके आसान हैं लेकिन डाइजेस्ट इसलिए नहीं होते कि अकाउंटिंग के टीचर ने कराए नहीं होते, और वो अकाउंटिंग वाले टीचर ने इसलिए नहीं कराए होते कि वो इलॉजिकल सी चीजें हैं, अकाउंटिंग वाले टीचर उस चक्कर में पढ़ते नहीं। जब हमारा पार्टली बिजनेस और पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए एसेट यूज हो रहा होगा और बिक जाएगा तो हम बड़े अजीब तरीके से गेन लॉस निकालेंगे, जो मैं थोड़ी देर में अभी निकालूंगा। जब हमारी 25 लाख से ऊपर की खरीदी हुई गाड़ी बिक जाएगी तो 25 मिनट बाद तकरीबन मैं उसका भी गेन लॉस निकाल के आपको दिखाऊंगा, वो भी बड़े अजीब तरीके से होगा। और कल की क्लास में हम एसेट एक्सपोर्ट करेंगे, उसका भी आपको गेन लॉस निकाल के दिखाऊंगा, वो भी बड़े अजीब तरीके से होगा। और कल की क्लास में एक बिल्डिंग हम अजीब सी बेचेंगे, उसका भी गेन लॉस बड़े अजीब तरीके से होगा। तो ये 4 चीजें ऐसी हैं जिसमें गेन लॉस का नॉर्मल फॉर्मूला यूज नहीं होता। कैलकुलेशन आसान है लेकिन अजीब सी कैलकुलेशन है, इसलिए कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती, तो इसलिए डाइजेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं, आपने सिर्फ उसका तरीका समझना है। सवाल पढ़ के बताएं कितने रुपए की बिल्डिंग बिकी? 2 लाख। मुझे बताएं WDV कितनी है इसकी? 345206। WDV है जी 345206। अब मुझे बताएं कि इस WDV तक पहुंचते हुए क्या सारी डेप्रिसिएशन माइनस होगी हुई है या 70% माइनस हुई है? सारी डेप्रिसिएशन माइनस हुई है। लॉ मेकर ने कहा कि भाईजान मैंने आपको कहा था कि सारी डेप्रिसिएशन माइनस ना करना, लेकिन चलो कैलकुलेशंस की आसानी के लिए और किसी भी मकसद के लिए आपने सारी डेप्रिसिएशन माइनस कर ली, बहुत अच्छा किया आपने, कोई मसला नहीं, आपने डेप्रिसिएशन सारी माइनस कर दी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं ये चाहता था, लॉ मेकर कहता है कि 70% डेप्रिसिएशन माइनस होती, तो यहां तक पहुंचते हुए सारी डेप्रिसिएशन माइनस होगी भी है, यानी इसमें 70 30 100 पड़ी है, इसमें 70 30 100 पड़ी है, 70 30 100 पड़ी है। तो वो कहते हैं जितनी आपने ज्यादा डेप्रिसिएशन माइनस कर दी है ना उसे आप उल्टा दो, यानी यहां तक पहुंचते हुए 70 माइनस होनी चाहिए थी, 100 माइनस हो गई है, ये डिस्पोजल के वक्त काम करना है। 70 माइनस होनी चाहिए थी, 100 माइनस हो गई है, 30 को इसमें ऐड कर दो, 30 को इसमें ऐड कर दो। इसका इंपैक्ट क्या होगा कि 70% ही माइनस हो जाएगी। समझ आ गई बात की? तो बोले WDV तक पहुंचते हुए कितनी डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है? सारी या थोड़ी सी? इस सारी डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है, तो ये WDV है पूरी डेप्रिसिएशन माइनस करके। तो इसमें ये वाली फिगर्स आप क्या कर दें? ऐड कर दें। तो पेपर में कोई इस टाइप की चीज हम किया करेंगे, बेचने के साल इसको पकड़ा करेंगे, इसको पकड़ के ये तीनों फिगर्स ऐड कर देंगे। ऐड डिडक्शन नॉट अलाउड, ऐड कर दें डिडक्शन नॉट अलाउड। जी भाईजान 2021 में कितनी रिडक्शन नॉट अलाउड है? 6375। 2022 में 12112 और 2023 में बस ये इसी तरह है। ये क्यों ऐसे है, इसका इंपैक्ट क्या होगा, इससे टैक्स पेयर को फायदा होगा नुकसान होगा, इन चक्करों में अगर आप पढ़ेंगे तो टाइम जाया करेंगे और सिलेबस की अगली चीजों को भी सफर कराएंगे। 5 for 5 है। तो WDV में क्या ऐड कर दें? जो डिडक्शंस नॉट अलाउड है। अब शायद WDV 70% टाइप की चीज आने की कोशिश कर रही है। बहरहाल बोल दें जी 369144। अब मुझे बता दें कैसे बेचने पे गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है? लॉस आ रहा है। कितना आ रहा है? 169
$1। चलिए, ये हमारा पहला अजीब सा कॉन्सेप्ट था, इसको नोट कर लें। करना क्या है, सिर्फ WDV को पकड़ना और डिडक्शन नॉट अलाउड को ऐड कर देना। अच्छा मुझे बताएं, कंसिडरेशन को छेड़ा है हमने या WDV को छेड़ा है? कंसिडरेशन को नहीं छेड़ा, वो सवाल से उठा लिया, तो नोट करना पड़ेगा साथ साथ। ये जो मैंने ऐसे सर्कल सा अजीब सा बनाया ना, ये अपनी बुक के सोल्यूशन पे बनाइएगा। बुक का सोल्यूशन अपना ढूंढ के ये वहां बनाइएगा। ओके, एक जीरो कम है कहां पे? 2 लाख। अच्छा जी, अब 3 बातें हैं जिनको हम इंग्लिश में पढ़ने लगे हैं। अच्छा अब इधर आ जाओ। अब 3 बातें हैं जिनको हम इंग्लिश में पढ़ने लगे हैं। पहली बात, डेप्रिसिएशन को आपने पोर्शन करना है, जितनी बिजनेस में यूज हो रही है और जितनी पर्सनल। पहली बात मैं ये पढ़ाऊंगा इंग्लिश में। दूसरी बात, जब तक बेचना नहीं ना तब तक WDV निकालते हुए ज्यूम करते रहना सारा बिजनेस में इस्तेमाल हुआ है, वरना आपको पता है WDV गलत निकल आएगी, वो अजीब सी चीज बन जाएगी। जब तक बेचना नहीं तब तक WDV को नहीं छेड़ना, WDV 100% की माइनस करते रहना। दूसरी बात ये पढ़ेंगे। और तीसरी बात, जब बेच देना है तब WDV को छेड़ें, और छेड़ के क्या ऐड कर दें? डिडक्शन। ये 3 बातें पढ़ लें इंग्लिश में। पेज 138। Where an asset is partly used in deriving income from business and partly for another use, जहां एक एसेट थोड़ा सा बिजनेस में यूज हो और थोड़ा सा किसी और मकसद में इस्तेमाल हो। The depreciation will be allowed on थोड़ा थोड़ा बेसिस। तो depreciation कितनी अलाउ होगी? थोड़ा थोड़ा बेसिस। डन हो गया? डेप्रिसिएशन थोड़ी थोड़ी माइनस करने की जरूरत होगी। अगला काम, जब तक बेचना नहीं तब तक WDV कैसे निकालनी है? The WDV shall be computed assuming the asset is wholly used for business। जब तक बेचना नहीं तब तक WDV कैसे निकालनी है? Assuming asset is wholly used in business। और जब बेच दिया, where an asset is used partly in deriving income from business and partly for the WDV, the BB को छेड़, the WDV at the time of disposal के टाइम पे WDV को छेड़ना है, उससे पहले नहीं छेड़ना, उससे पहले नहीं छेड़ना। तो the time of disposal पे the WDV shall be बढ़ा। the BB shall be बढ़ा। BB को आसमानों पे ले जाना है। the WDV shall be बढ़ा। कितने से बढ़ाने? by the amount of deduction not allowed in the previous years। by the amount of deduction not allowed in previous years। तो 3 बातें इनको याद कर लें। Where an asset is partly used in deriving income from business and partly for the depreciation will be allowed on थोड़ा थोड़ा बेसिस। दूसरी बात, जब तक बेचना नहीं तब तक WDV के साथ क्या सलूक करना है? The WDV shall be computed assuming the asset is सारा used in business। लेकिन जब बेच देने तो WDV shall be बढ़ा by the amount of deductions not allowed in the previous years। ये कौन सा सवाल हो गया? क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3, ओके। ये रूल किसके लिए है? हर उस एसेट के लिए, नहीं बिल्डिंग के लिए नहीं है, हर उस एसेट के लिए जो थोड़ा सा बिजनेस में यूज हो रहा है और थोड़ा सा
पर्सनल यूज हो रहा है। जी भाईजान, इस ग्लास में से कितना पानी निकल सकते हैं? जितना इसमें है। बड़ी बात बताई आपने, कमाल कर दिया आपने। हेंस प्रूव्ड कि आप सही बताते हैं। 0.7 पढ़ लें, समझ आ गई? चलें जाएं फिर। अच्छा 0.7, अच्छा 0.7 ना मैं WDV मेथड से नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आपको पता है WDV मेथड में अगर एसेट को आपने फुली डेप्रिशिएट करना हो तो उम्रों के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं, तो इसलिए WDV मेथड में नहीं ज्यूम करा। मैं जरा स्ट्रेट लाइन से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कोई एसेट आपने खरीदा 90 रुपए का, पहले साल आपने 30 रुपए डेप्रिशिएट किया, दूसरे साल 30 रुपए, तीसरे साल 30 रुपए। उस एसेट ने चौथे साल कहा मैंने नहीं जाना। आपने कहा ठीक है, यदि एसेट अच्छी कंडीशन में है तो ऐसा नहीं कहा मैंने नहीं जाना आपके पास से, मुझे अपने पास ही रखें, खुदा के लिए मुझे बेचिएगा ना, और मैं इस्तेमाल भी होने को तैयार हूं। तो आपने उस एसेट को इस्तेमाल किया, लेकिन आप उसे डिप्रिशिएट नहीं करेंगे। क्यों नहीं डिप्रिशिएट करेंगे? द टोटल डिप्रिसिएशन shall not be greater than cost. Total depreciation shall not be greater than cost. अब ऑब्वियस ही बात है, मैक्सिमम में कैसे को कितना डेप्रिशिएट कर सकते हैं? जितने उसमें एक बंदे की जान ही निकाल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं ज्यादा। तो द टोटल डिप्रिसिएशन एंड इनिशियल अलाउंस ड्यूरिंग ओनरशिप shall not be greater than cost. ये कॉस्ट से बढ़ेगा नहीं, shall not be greater than cost, ये कॉस्ट से बढ़ेगा नहीं। तो मैक्सिमम एक एसेट को कितना डिप्रिशिएट किया जा सकता है? जितनी उसकी कॉस्ट हो। अच्छा जी, अगला पेज 139। एग्जांपल न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल करें डेप्रिसिएशन की, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। BTL लिमिटेड डिस्पोज्ड ऑफ वन ऑफ इट्स व्हीकल फॉर 30 लाख इन टैक्स ईयर 2022। बेची किस साल है? 2022 में। व्हीकल कितने की बेची है? 30 लाख की। द व्हीकल वॉज परचेज इन 2021 एट अ प्राइस ऑफ 28 लाख। खरीदी कितने की थी? 28 लाख की। किस साल? 2021 से। स्काई ब्लू वाली लाइन को पहले देख के सवाल शुरू करूं या येलो वाली लाइन को देख के सवाल शुरू करूं? स्काई ब्लू वाली लाइन को देख के सवाल शुरू करें। किस साल खरीदी? 21 में। किस साल बेची? ऐसे ही ना कर दूं, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट गेन लॉस निकाल दूं? नहीं 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 नहीं, पहले इसको क्या करना पड़ेगा? डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। गाड़ी का नाम, सॉरी एसेट का नाम व्हीकल। अच्छा, व्हीकल के ऊपर इनिशियल अलाउंस वगैरह। जी भाईजान, यस कौन बोला है? व्हीकल के ऊपर इनिशियल अलाउंस वगैरह कैलकुलेट नहीं करना। डन। पहले साल भी नॉर्मल तरीके से डेप्रिशिएट, आने वाले सालों में भी नॉर्मल तरीके से डेप्रिशिएट। खरीदने वाले साल में भी 50% फैक्टर लगाएंगे, बेचने के साल में भी 50% फैक्टर लगाएंगे। और पेज 138 के ऊपर आएंगे, डेप्रिसिएशन का रेट देख के जाएंगे। कितने डेप्रिसिएशन का रेट व्हीकल का? 15%। 15%। बिल्डिंग के लिए 10 है, कंप्यूटर के लिए 30 है, बाकी सब के लिए 15%। आ जाए जी हमारी गाड़ी की तरफ। अच्छा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कार? 28 लाख। व्हाट इज द सेल प्राइस? 30 लाख। कॉस्ट के डेटा को यहां डालते हैं, डेप्रिसिएशन निकालते हैं, और गेन लॉस यहां निकालते हैं। अच्छा, पुराने जमाने में डस्टर नहीं मिल रहा होता था ना, बच्चे भागते थे रुमाल से साफ करने के लिए, जेब से रुमाल निकाल के। जज्बा होता था। मर गए नहीं जज्बे? अच्छा, कुछ अभी देख रहे होते हैं कि टीचर ने डाला, फिर भी नहीं जेब से रुमाल निकालते, बैठ रहते हैं, लगा रहे टीचर। ओके चलें जी। हेड एक इग्नोर कर दो। अच्छा, कॉस्ट बोले गाड़ी की? बोले 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 28 लाख। कॉस्ट गाड़ी की 28 लाख। जी भाईजान, गाड़ी महंगी खरीदना लॉ मेकर को पसंद नहीं है। अगर आपने 28 लाख की गाड़ी खरीदी, 29 लाख की खरीदी, 30 लाख की खरीदी, कॉस्ट ऑफ परचेज की बात कर रहा हूं, यानी 25 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदी, तो लॉ मेकर एज्यूम करेगा कि आपने गाड़ी 25 लाख की खरीदी है। तो इसलिए कॉस्ट गाड़ी के केस में हम एज्यूम किया करेंगे कितनी? 25 लाख। लेकिन अगर खरीदी ही 12 लाख की हुई तो एज्यूम नहीं करेंगे 25 लाख की खरीदी आपने, तो फिर 12 लाख की, 13 लाख की खरीदी है। कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जाहिर बात है भाईजान गाड़ी में पैसेंजर ही होते हैं, डंगर तो नहीं होते। तो कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, प्लाइंग फॉर हायर, नॉट प्लाइंग फॉर हायर इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे सुबह आते ही।
कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल शेल नॉट बी ग्रेटर देन 25 लाख। 25 लाख से महंगी गाड़ी खरीदना पसंद नहीं किया जा रहा। तो एज्यूम कर लिया जाएगा अगर आपने 2 करोड़ की प्राडो खरीदी तो 25 लाख की खरीदी, तो आपको डेप्रिशिएट सिर्फ कितना करने दिया जाएगा? 25 लाख। अच्छा जी, चलें जी, डेप्रिसिएशन चार्ज करें इसकी 2021 में डेप्रिशिएट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। खरीदने के साल में भी 50% फैक्टर लगाकर डेप्रिशिएट करेंगे, बेचने के साल में भी 50% फैक्टर लगाकर डेप्रिशिएट करेंगे। कैलकुलेटर पकड़ेंगे अपने हाथों में, ऑन का बटन दबाएंगे, अल्लाह कैलकुलेटर पकड़ने की तौफीक दे, इसके ऊपर 15% रेट लगाएंगे, इसके ऊपर खरीदने के साल में 50% वाला फैक्टर लगाएंगे, एक फिगर बाहर आएगी जो अपने नेक होंठों से आप बोलेंगे जल्दी 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 187500। अल्लाह कैलकुलेटर लाने की तौफीक दे जी। WDV निकालें, कट कैलकुलेटर, कट सीधी कर, वेर इज योर कैलकुलेटर। इतनी बातें सुन के भी पूरी क्लास में अभी तक किसी कैलकुलेटर नहीं निकाला था। और ये जेब खुली क्यों छोड़ी हुई है? कैलकुलेटर गिर जाए अगर। अच्छा, बीवी कितनी आ गई? 23125। ओके, डिप्रिसिएशन निकालें 2022 की, डिप्रिसिएशन निकालें 2022 की 2312500। लेकिन अनलकीली ये बेचने का साल है, तो बेचने के साल में भी 50% फैक्टर लगाएंगे क्योंकि 2021 में खरीदी, 22 में बेच दी। शायद हमें गाड़ी के टायर पसंद नहीं थे। अच्छा, इंटू 15% इंटू 50%, बोले तो जी 1 21063 नोट कर लें भाईजान। घर जाके नहीं कर रहे बच्चे, छोटी छोटी एग्जांपल्स नहीं कर रहे, फिर बड़े बड़े न्यूमेरिकल जब होने हैं उस वक्त इनकी छोटे छोटे करे नोट है, पेपर डंडा पढ़ के बैठा है, चेक कराओ, कट कैलकुलेटर छेती छेती नोट कर बात से नहीं होने। दोबारा का मतलब होता है पहली दफा इधर करोगे। कौन है मेसी कौन है ये क्यों बना हुआ इधर क्यों? अच्छा जल्दी नोट कर दूं बात। चले, बहुत 12-13 साल पुरानी बात याद आ गई, ठीक है, 2003 की बात, 19 साल पुरानी बात याद आ गई। छोड़ो करें, नोट करें जल्दी, नोट करें। कोई क्यूएम के टीचर थे हमारे और बड़ा माशाल्लाह जानदार तरीके से पढ़ाते थे। किसी के रजिस्टर पे पहले सफे पे ना लड़की की तस्वीर बनी हुई थी। ओह, उन्होंने जो रख के चपेट मारी है और जो उनका हाथ था, ओह ऐसा भारी हाथ, माशाल्लाह याद रहेगी वो। लेकिन आपको जमाना नहीं रहा, आप बच्चों को आप कुछ कह नहीं सकते। अच्छा चले जल्दी करें। अच्छा, अब क्या करना है जी? असर को बेचने, भाई फरमाने बेचें, खत्म करें, अगला सवाल शुरू करें, ठीक है भाई, बेच देते हैं। अब कौन सा साल है जी? 2022। क्या निकालें? टैक्स वालों का गेन और लॉस, टैक्स वालों का गेन और लॉस निकालें। अच्छा भाईजान, सवाल में जाके देखें जी, कितने की बेची है? 30 लाख की। कितने की बेची है? 30 लाख की। 3 लाख नहीं बोलना कि जान निकल जानी है, 30 लाख की गाड़ी बेची है। और गाड़ी के टैक्स वालों की नजर में WDV कितनी थी? 2139063। ये बीवी आप इधर तशरीफ ले आए, 2139063। अच्छा, अब आपने क्या करना है मोहतरम? अब आपने ना कंसिडरेशन को छेड़ना है। पहले किसको छेड़ा था? WDV को। वो पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं। पहले किसको छेड़ा था? WDV को। आप किसको छेड़ना है? कंसिडरेशन को। पहले क्या मसला था? पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट, वो अलग सिनेरियो था। अब क्या मसला है? महंगी गाड़ी मसला है। वो क्या था? पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट। ये यहां क्या मसला है? महंगी गाड़ी। तो महंगी गाड़ी के केस में कंसिडरेशन आपने कैसे निकालनी है? द कंसिडरेशन शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज: आ इंटू बा ओवर सा, फिर आ बा सा चीमा। तो A is the amount received on disposal of vehicle and B is the 25 lakh and चीमा is the actual cost of acquiring the vehicle. तो A into B over C, A into B over C, where A is the amount received on disposal of vehicle. कितनी है? 30 लाख। B is the cost of vehicle, नहीं B is 25 लाख, B is 25 लाख।
एंड सी इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द व्हीकल। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 28 लाख। असल में ये हो क्या रहा है, बड़ी एक लॉजिकल सी कैलकुलेशन है ये। वो क्या है कैलकुलेशन, चेहरा शरीफ ऊपर रखेंगे तो समझ आएगी। असल में आप जो बाजार में गाड़ी बेचने गए हैं वो 28 लाख वाली लेके गए हैं या 25 लाख वाली? वो भाईजान बाजार वालों को इल्हाम होना था कि गाड़ी को आपने 25 लाख पे रिस्ट्रिक्ट करके डेप्रिशिएट करें। बाजार वालों को ये इल्हाम नहीं होता। बाजार में तो आपने गाड़ी वही लेके जानी थी जो आपने 28 लाख की खरीदी थी, तो आपने उसका पेंट उतार के उसको 25 लाख की तो नहीं करके बाजार में ले गए होंगे। तो गाड़ी 28 लाख वाली बाजार में लेके गए। अब लॉ मेकर ये कह रहे हैं क्योंकि ये बीवी 25 लाख वाली गाड़ी की है तो फिर कंसिडरेशन भी 25 लाख वाली गाड़ी की निकालो। कैसे? अगर 28 लाख वाली गाड़ी तुम्हारी बाजार में 30 की बिकी है तो भालू बोलो अगर 25 लाख वाली होती तो कितने की बिकती। ये थोड़ी सी पोर्शनमेंट उसने करने की कोशिश की है, लेकिन फॉर्मूला अजीब सा बना दिया, A into B over C। हालांकि बात बड़ी आसान थी। 28 लाख वाली गाड़ी तुम्हारी 30 लाख में बिकी है, बता दो अगर 25 वाली होती तो कितने की बिकती। फिर तो सस्ती बिकती ना, फिर तो 30 लाख की ना बिकती, फिर कितने की बिकती? 7 5 7 तो अगर 25 लाख वाली गाड़ी मेरी होती तो वो तो 30 लाख की ना बिकती, वो तो तकरीबन कुछ 26 लाख की बिकती। डन हो गया। तो ये पोर्शनमेंट कब करनी पड़ेगी? जब 25 लाख से महंगी खरीदी हुई गाड़ी को बेचने जाएंगे। तो कंसिडरेशन को छेड़ना है आपने, WDV को नहीं छेड़ना। 50 8 और 9 व्हाटएवर इट मे बी। 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 ही आएगा। वैसे लॉस आ रहे गेन आ रहे? टैक्स वालों की नजर में गेन, टैक्स वालों की नजर में गेन। जी जी बिल्कुल, साल के पहले दिन खरीदें बिल्कुल। चाहे आप 1 जुलाई को खरीदें, चाहे आप 29 जून को खरीदें, चाहे 30 जून को खरीदें, 50% लगने लगना। ओके, नोट करने दो अभी। हो सकता है फिर आप WDV में डिडक्शन नॉट डायरेक्ट कर देना, WDV पकड़ के, तो WDV को छेड़ना ना, वो तो अलग चीज है। उसको फ्री कैसे करना? ओके चले जी, आ जाइए इधर, इसको पढ़ लें अंग्रेजी। दो अजीब सी बातें हमने आज पढ़ ली हैं, 2 अजीब सी बातें कल पढ़ेंगे। 2 अजीब सी बातों में एक WDV को हमने छेड़ा था पहले, थोड़ी देर पहले, और 25 मिनट बाद कहा था मैंने मैं कंसिडरेशन को छेड़ूंगा। तो द कॉस्ट ऑफ डंगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल शेल नॉट बी ग्रेटर देन 25 लाख एंड वेयर द कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल इज रिस्ट्रिक्टेड टू 25 lakh, the consideration shall be calculated as per the following formula of Newton, verified by Einstein. A into B over C. So that was all. इधर उधर की बातें कर लेते हैं बस आज। पॉइंट B पढ़ लें तो आसान सा है, तो बाकी इंशाल्लाह कुछ आज और नहीं पढ़ेंगे हम। पॉइंट B पढ़ लें, क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट के अलावा वाला? अच्छा भाई ये देख लें, अगर आपने 80 मिलियन पे करके कोई घर खरीदा या कोई दुकान खरीदी तो आपने 80 मिलियन में उसकी लैंड भी खरीदी है, बिल्डिंग भी खरीदी है, तो आप डेप्रिशिएट किसको करेंगे? तो डेप्रिशिएट सिर्फ किसको करेंगे? बिल्डिंग को, इसको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। द कॉस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शेल नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ लैंड। द कॉस्ट शेल नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ लैंड। तो फिर क्या इंक्लूड होगा? सिर्फ बिल्डिंग की कॉस्ट। फिर डेप्रिशिएट भी किसको करेंगे? बिल्डिंग को। ये मतलब है, नोट कर लें। द कॉस्ट शेल नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ लैंड। लैंड की कॉस्ट नहीं डालनी आपने। तो अब डेप्रिशिएट सिर्फ किसको करना है? बिल्डिंग को। ओके नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट शेल नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ लैंड। The cost of structural improvement shall not include the cost of land. आपने कोई ब्रिज खरीदा, वो ब्रिज जाहिर बात है हवा में तो नहीं होगा, ब्रिज के नीचे कोई लैंड ही होगी, तो आपने वो ब्रिज और लैंड खरीद ली। कई जगहों पे प्राइवेटली हुकूमत इजाजत दे देती है कि आप खरीद लें, फिर आप ही ठेका ठुका लें, सब कुछ करें। तो आपने कोई ब्रिज और लैंड इकट्ठी खरीद ली 80 मिलियन की, तो डेप्रिशिएट सिर्फ किसको करेंगे? ब्रिज को करेंगे। ब्रिज के लिए भी बिल्डिंग वाला रेट ही यूज होगा, ब्रिज स्टोन नहीं, वो टायर है। अच्छा, तो डेप्रिशिएट आप ब्रिज को करेंगे। द कॉस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट शेल नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ
लैंड। स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट और लैंड की मिला के कितनी कॉस्ट है? इसमें से लैंड की कॉस्ट को बाहर निकाल देंगे और डेप्रिशिएट सिर्फ किसको करेंगे? ब्रिज, फेंस, ड्राइववे, कार पार्क, ये सारी चीजें पड़ी थी ना, तो ये स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट है, तो इनको भी डेप्रिशिएट किया जाता है। ब्रिज इस्तेमाल करने से बैठ जाता है, और कई दफा आपने सुना होगा वैसे ही बैठ जाता है। अच्छा, ये नोट नहीं करना, अच्छा ठीक है, बता दिया करें। कर लिया है, वो तो बिल्डिंग के लिए किया था, ये ब्रिज के लिए है। कैनाल कर देता हूं मैं, फेंस कर देता हूं, जंगला कर देता हूं। अब नोट कर लें, तो अगर जंगला आपने खरीदा और नीचे इसकी लैंड भी है, तो जंगला तो जाहिर बात है, आपको पता है कोई एहतजाज है तुझे जो आज जंगला फराग हो जाना है, तो लोग तो जंगले उठा के ले जाते हैं पूरे, लोग तो कंटेनर गिरा देते हैं आजकल सुने, तो इसलिए जंगले को फारग करें। वैसे जमीन नहीं अल्लाह का शुक्र है गिरा सकते हैं, तो लैंड को भी डेप्रिशिएट ना करें। द कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट शैल नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ लैंड। ओके, बस हो तो आपकी किस्मत, आपने इधर इग्नोर करना। अच्छा भाई, भाई एसेट आपके दो किस्म के हैं, परचेज्ड बिफोर 1 जुलाई 20 और परचेज्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 20। ये आप समझ लें पुराना पाकिस्तान है, और ये आप समझ लें नया पाकिस्तान है। परचेज बिफोर 1 जुलाई 20 और परचेज आफ्टर 1 जुलाई 20। अब मिसाल के तौर पे क्रिश्चियन कॉलेज वाले कहते हैं कि जी हमने ये जो कुर्सियां 1 जुलाई 20 के बाद खरीदी हैं, ठीक है जी, नया कॉलेज बना 1 जुलाई 20 के बाद खरीदी हैं आपने। कोई और कॉलेज है वो कहते हैं जी हमारा तो साल से कॉलेज है, हमने ये कुर्सियां 5 साल 6 साल पहले खरीदी हैं, हमने तो 2018 में खरीदी थी, हमने तो 2015 में खरीदी थी। तो ऐसा आपको पता है दो किस्म के हैं। इस कॉलेज में आप बैठ जाएं तो कुर्सियां शायद 1 जुलाई 20 के बाद खरीदी होंगी, किसी और कॉलेज में आप जाकर बैठ जाएं, हो सकता है उन्होंने कुर्सियां 1 जुलाई 2020 से पहले के खरीद के रखी हो। तो ऐसे दो किस्म के आपको मिलेंगे, जो 1 जुलाई 20 से पहले के खरीद के रखे हुए हैं और जो 1 जुलाई 20 के बाद के खरीद के रखे हुए हैं। इधर आपने क्या करना है कि जिस साल आप एसेट खरीदेंगे, ईयर ऑफ परचेज, उसमें भी आपने 50% का फैक्टर लगाना है 6/12, और ईयर ऑफ डिस्पोजल, जिस साल आप एसेट बेचेंगे उस साल भी आपने कितने % का फैक्टर लगाना है? 50% का। लेकिन एक चीज आपको नहीं बताने लगा हूं जो मैंने होल्ड पर रखी हुई थी। अगर आप एक चीज नोट करें, कल से लेके आज तक हमने जितनी मिसालें की हैं, मैंने डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 20 के बाद की डाली थी जानबूझ के। अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा भी, सारी मिसालें जो मैंने की थी उसमें डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 20 के बाद वाली है। एक एक मिसाल अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक नई बात करने लगा हूं आपसे, ये पुराना रूल होता था, जो पुराना रूल भी हमने सीखना है। पुराना रूल ये होता था कि खरीदने के साल में आप 50% का फैक्टर ना लगाओ, बल्कि फुल ईयर, ये सारा बना हुआ है किताब में, डब्बा एज इट इज, मैं आपको भी दिखाऊंगा। खरीदने के साल में आप फुल ईयर डेप्रिशिएट करो और बेचने के साल में नो डेप्रिसिएशन, सिरे से चार्ज ना करो। यानी शायद खरीदने के साल में को 100% टाइप फैक्टर लगा दो और बेचने के साल में फैक्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि डेप्रिशिएट ही नहीं करना, बेचने के साल में आपने डेप्रिशिएट ही नहीं करना। अब अगर ये हमारे वाली गाड़ी होती, जो हमारे वाली गाड़ी है, अगर ये मैंने 2012-13 में खरीदी होती, बहुत पुरानी खरीदी होती, तो इसकी कैलकुलेशन देखें कैसे होती। फिर मैं आपको कहता ये पुराने पाकिस्तान में खरीदा गया था या पुराने लॉ के मुताबिक खरीदा गया था, तो खरीदने वाले साल में मैंने 50% नहीं लगाना था। 100% लिखने की जरूरत नहीं होती, वो जब 25 लाख जरा 15% कर देते तो 100% लिखने की जरूरत नहीं होती। तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज कर देनी थी, और बेचने के साल में डेप्रिशिएट करना ही नहीं था, सिरे से डेप्रिशिएट ही नहीं करना था। 50% फैक्टर लगाना तो दूर की बात, नो डेप्रिसिएशन एट ऑल। ऐसी अजीब सी बात आपने कभी शायद अकाउंटिंग में भी पढ़ी हो, लेकिन अकाउंटिंग वाले भी इस चीज को पसंद नहीं करते वैसे। तो खरीदने के साल में 25 लाख जरा 15% कर दे, और फिर जो भी डेप्रिसिएशन आएगी वो डब्ल्यूडीवी निकल आएगी। इस डब्ल्यूडीवी को आपने इस काबिल भी नहीं समझना कि डेप्रिशिएट करें, क्योंकि बेचने के साल में डेप्रिशिएट करने की इजाजत, तो ये डेप्रिसिएशन गायब हो जाती और ये 50% गायब हो जाता। ये था पुराना रूल। अब पेपर में आपको ये रूल आ सकता है, क्यों आ सकता है? हो सकता है पेपर में कह दे मैंने कोई 2012 में चीज खरीदी थी और बेच अब वो 2022 में रहा हूं। मैंने बेचने की तारीख नहीं बोली, बेचने की तारीख कोई भी हो सकती है, मैंने कौन सी तारीख बोली है? खरीदने की। अगर खरीदने की तारीख 2 जुलाई 20 से पहले की है तो यही रूल है जो मैं कल से पढ़ा रहा हूं, और अगर खरीदने की तारीख 2 जुलाई 20 से पुरानी है तो वो रूल है जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है। इसकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, कभी करेंगे, फिलहाल इसी की प्रैक्टिस में ज्यादा करवाऊंगा। ये देख लें कहां नोट हुआ है, किस पेज पे है? 140 पे, 140 पे। नए पाकिस्तान को मैंने ग्रीन हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया और पुराने पाकिस्तान को मैंने येलो हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया। आजकल क्या रूल चल रहे हैं अगर आप एसेट वगैरह खरीदें?
खरीदने के साल में भी 50% फैक्टर, बेचने के साल में भी 50% फैक्टर। और यकम जुलाई 20 से पहले अगर आपने को खरीद के रखी हुई है चीज तो फिर खरीदने के साल में फुल ईयर डेप्रिसिएशन और बेचने के साल में नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। इस बात को हम अपने लॉ के अंदर पढ़ लेते हैं, इस बात को अपने लॉ के अंदर पढ़ लेते हैं, ढूंढ लेते हैं ये बात कहां लिखी हुई है। ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया था नया रूल और येलो से मैंने हाईलाइट किया था पुराना रूल। अच्छा, पहले मैं आपको पुराना रूल पढ़ाने लगा हूं। पॉइंट 8 में मैंने आपको ये लाइन कहा था, पढ़िएगा ना, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। ये बात लिखती, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। ये बात पुराना रूल है या नया रूल है? पुराना रूल है। अब नया रूल कहां है? मैं आ गया हूं पेज नंबर 138 पे। ये इतना सा पुराना रूल है जो मैंने आपको येलो से हाईलाइट कर दिया। आप ऐसे ऊपर इसके समंदर बना सकते हैं अगर हाईलाइटर नहीं है तो। ये पुराना रूल हो गया। अब कौन सा रूल हम पढ़ने लगे हैं जी? नया रूल। नया रूल जब आया था तो लॉ मेकर ने सोचा कि नया पॉइंट डाल दें, लेकिन फिर उसने क्या किया, उसने पॉइंट 2 के नीचे 2 लाइनें डाल दी और पॉइंट नंबर 8 के नीचे 2 लाइनें डाल दी। तो पॉइंट नंबर 2 के नीचे उसने कुछ ऐड किया, पॉइंट नंबर 8 के नीचे कुछ ऐड किया और ये जो है ना ये नया रूल बन गया। पॉइंट 2 की आखिरी 2 लाइनें और पॉइंट 8 की आखिरी 2 लाइनें, ये नया रूल बन गया। पॉइंट 2 में लिखा हुआ है खरीदने के साल में 50% फैक्टर लगाएं और पॉइंट 8 में लिखा हुआ है बेचने के साल में भी 50% फैक्टर लगाएं। अब मैं इसकी अंग्रेजी पढ़ा देता हूं आपको, फिर मैं आगे मूव करता हूं। पढ़ें जी। ये दोनों नई लाइनें आई थी, ये दोनों नई लाइनें आई थी, इसलिए पॉइंट 2 और 5 8 के एंड पे डली हुई है। वरना पुराना रूल होता था नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। नया रूल पढ़ें। इफ अ डेप्रिशिएबल एसेट इज यूज्ड, ग्रीन हाईलाइटर से नया रूल, इफ अ डेप्रिशिएबल एसेट इज यूज्ड इन पर्सनल बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ ईयर। फर्स्ट टाइम कब यूज होगा? यानी परचेज हो रहा होगा ना। इफ एन एसेट इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर द यकम जुलाई 2020, डेप्रिसिएशन विल बी रिड्यूस्ड बाय 15%, यानी वही 50% फैक्टर लगा दो, लेकिन आगे अपने समझने के लिए लिख लें इन ईयर ऑफ परचेज। और डिस्पोजल की बात मैं नीचे करता हूं, इन ईयर ऑफ परचेज। इंग्लिश जरा दोबारा पढ़ लें। इफ अ डेप्रिशिएबल एसेट इज यूज्ड इन अ बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ ईयर, अगर कोई एसेट आप पहली दफा जिंदगी में यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में और आपका साल कब शुरू हो रहा हो? यकम जुलाई 20 से उसके बाद, तो डेप्रिसिएशन कितनी आपने कम कर देनी है? 50%। वैसे मैं कम नहीं करता था, मैं चार्ज करता था डेप्रिसिएशन 50%, वो एक ही बात होती है। तो डेप्रिसिएशन को 50% कम कर दो या डेप्रिसिएशन 50% रिकॉर्ड कर दो, एक ही बात है ना। और आगे चलें, पॉइंट नंबर 8 की आखिरी 2 लाइनें। इफ अ डेप्रिशिएबल एसेट, पढ़ें पॉइंट 8। इफ अ डेप्रिशिएबल एसेट इज यूज्ड इन पर्सनल बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ ईयर, अंग्रेजी वही ऊपर वाली, कमेंसिंग ऑन और आफ्टर यकम जुलाई 2020, डेप्रिसिएशन इक्वल टू 50% शैल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। अब भाई ये दोनों बातें आपस में इख्तलाफ कर रही हैं। ये पॉइंट कह रहे हैं नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल और ये लाइन कह रही है 50% डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। अब इन दोनों में क्यों इख्तलाफ हो रहा है? क्योंकि ये पुरानी बात है, ये यकम जुलाई 20 के बाद वाली बात है, तो ऑटोमेटिकली ये कौन सी वाली बात होगी फिर? बिफोर यकम जुलाई 20। तो बिफोर यकम जुलाई 20 क्या रूल था? बिफोर यकम जुलाई 20 क्या रूल था? बिफोर यकम जुलाई 20 नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, बट ऑन और आफ्टर यकम जुलाई 20 अगर आपने ऐसा खरीदा 50% डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ। थोड़ा सा इंग्लिश का फिक्र ना जरा टफ टाइम देगा याद करने के एतबार से, इसको इसलिए दोबारा पढ़ लें। इफ अ डेप्रिशिएबल एसेट इज यूज्ड इन अ पर्सनल बिजनेस फॉर फर्स्ट टाइम इन अ ईयर, और ईयर कब शुरू हो? ऑन और आफ्टर यकम जुलाई 20, डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड ऑन 50%। अच्छा, एक चीज अब मुझे बता दें कि जब हम बड़े वाला न्यूमेरिकल शुरू करेंगे तो न्यूमेरिकल में इस डाटे में से क्या क्या चीजें एक्सट्रैक्ट करेंगे जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाल रहे होंगे। तो हम 2021 के साल में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कितनी डेप्रिसिएशन डालेंगे? 187.5। और 2022 के साल में कितनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे? 173.4। और टैक्स वालों का गेन भी रिकॉर्ड करेंगे, वो कितना रिकॉर्ड करेंगे? 539.5। तो बताने का मकसद ये है कि जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं ना, ये फ्यूचर में यूज होनी है। फ्यूचर में कैसे यूज होनी है? जब बड़े वाला न्यूमेरिकल ओपन होगा तो उसमें ये पहले साल की डेप्रिसिएशन चली जाएगी
WDV तो कुछ भी नहीं होती, WDV तो सिर्फ इसलिए होती है कि डेफिनेशन निकालने में हेल्प आउट करे। ये दूसरे साल की डेफिनेशन चली जाएगी, और जब मैं गेन लॉस निकालने की बारी आऊंगा तो मैं सिर्फ इन दोनों में से कोई फिगर यूज नहीं करूंगा, सिर्फ ये वाली फिगर। गेन मेरा कितना आ जाएगा 5। तो टैक्स वालों की नजर में पहले साल नुकसान हुआ डेफिनेशन के नाम से, दूसरे साल नुकसान हुआ डेफिनेशन के नाम से, और दूसरे साल फायदा हुआ गेन के नाम से। तो ये मैंने ऐसे आपको बताना था, और इनको इंशाल्लाह हम नेगेटिव के तौर पे रिकॉर्ड किया करेंगे और गेन को हम पॉजिटिव के तौर पे रिकॉर्ड किया करेंगे। पास पेपर वन क्वेश्चन, पेज नंबर 42 कर लेंगे खुद ही। वन 168 कर लेंगे खुद ही, होमवर्क है ये आपका, ट्राई कीजिएगा ऐसे। 28 लाख की गाड़ी खरीदी है और कितने की बेची है? 31 लाख की बेची है, और डेट ऑफ परचेज 2027 है, नया पाकिस्तान वाला रूल लगेगा खरीदने और बेचने के साथ। डन। क्वेश्चन 42 हो जाएगा, ट्राई कीजिएगा। अच्छा 35 हो गया था लास्ट क्लास में, हो गया था। 26 का 2 हो गया था, 26 का 2 हो गया था, 26 का 3 पढ़े। ब्रेक सी लगी है, कुछ थ्योरी में याद करने का आपको मिल नहीं रहा। चैप्टर 3 भी रिवाइज कर लीजिएगा फिर आज। 26 का 3 बल्कि टर्म टेस्ट हो रहे हैं आप, तो उसकी तैयारी करें। ये टर्म टेस्ट दे दीजिएगा भाईजान, हिम्मत करके। 60 से 70 नंबर का होगा, 2 घंटे अपनी जिंदगी का निकाल लीजिएगा। मिस्टर साजिद इज अ सोल प्रोप्राइटर, उसने 2008 का डेटा आपको दिया है। तो उसने गाड़ी खरीदी है 12 लाख रुपए की, जो थोड़ी सी घर में यूज़ हो रही है, थोड़ी सी बिजनेस में यूज़ हो रही है। दोपहर को बच्चे जो है उनको स्कूल छोड़ने जाती है, शाम को जो है सौदा सलफ लेने जाती है, बाकी दफ्तर के कामों में यूज़ हो रही है। जी बिल्कुल। साजिद की चाहत है, साजिद भाईजान ये चाहतों का जहान नहीं है। कहते करने तो दो, चलो बताओ क्या चाहत है तुम्हारी बबलू? कहते हैं मेरी चाहत है कि मैं इसको डेप्रिशिएट करूं। अच्छा बड़ी अच्छी चाहत है तुम्हारी। और मेरी चाहत है इस गाड़ी पे इनिशियल लॉन्च निकालूं। फड़ ले बंदा जुता दे, ना मारे मार मार के खुदा दा। साजिद क्या हो गया आपको बबलू? यार खुदा का खौफ करो, व्हीकल पे इनिशियल लॉन्च, तुम्हें क्या हो गया? दीवाने हो तुम, पागल हो तुम, मस्ताने हो तुम, क्या हो गया साजिद? तुम्हें हद होगी यार, ये ख्वाहिशात का जहां नहीं है, सारी इधर पूरी नहीं होनी। अच्छा वैसे कोई गुंजाइश निकाल दें साजिद के लिए, कोई थोड़ी बहुत ही दुनिया में कोई गुंजाइश निकाल दें इनिशियल लॉन्च की, कुछ थोड़ी बहुत ही। आप लोग भी तो दीन के मसाइल में मौलवी साहब को जाए कहते हैं ना, कोई थोड़ी बहुत गुंजाइश जरा निकाल दें। फजर जरा लेट हो जाती है, कोई हल्की फुल्की गुंजाइश को कोई किसी निकालें जरा गुंजाइश कोई। यहाँ आप नहीं लगे, मैं उधर जाएंगे गुंजाइश निकलवा रहे होते हैं। अच्छा तो कोई हल्की फुल्की गुंजाइश तो अच्छा व्हीकल का नाम कंप्यूटर रख दीजिए, फिर शायद गुंजाइश निकला। नाम भी बदल देते हैं लोग चीजों के। ओके तो भाईजान हम कम से कम दुनिया में तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, इसलिए तुम जो है ना सब्र करो। इनिशियल लॉन्च तुम्हें रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है, यही समझाया जाता है, अगर अल्लाह करे समझ आ जाए। तो साजिद ये चाहता है कि फुल कॉस्ट को मैं डेप्रिशिएट कर लूं। तो अब इसमें 4 बातें बता दे कोई खड़ा होकर, बंदा 4 बातें बता दे, कोई बंदा खड़ा होकर 4 बातें बता दे। चलिए 3 बातें बता दे कोई खड़ा होकर। कोई यार हद होगी, कोई माई का लाल, कोई वालदैन का हीरा खड़ा हो जाए और 3 से 4 बातें बता दे इसके बारे में। खड़े हो जाओ। पहली बात भाई ने ये फरमाई कि 2008 में खरीदी है, 2020 से पहले, इसलिए खरीदने के साल में फुल डिडक्शन चार्ज करेंगे। कमाल बात कर दी आपने। अगली बात करें। एक्सेलेंट। दूसरा, ये गाड़ी के कॉस्ट 25 लाख से कम है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, 12 लाख को डेप्रिशिएट करेंगे। तीसरी बात कर दें कोई, ये आपने पहली बात भी ये की है। अच्छा तीसरी बात, एक्सेलेंट, ये कौन बोला है? वेल डन। प्रोपोर्शनेट बेस पे डेप्रिशिएट करेंगे क्योंकि थोड़ी सी गाड़ी बिजनेस के लिए यूज हो रही है, थोड़ी सी घर के लिए यूज हो रही है। वेल डन। और कुछ चौथी बात वो मैंने कर दी है, डेप्रिसिएशन चार्ज आपने करनी है और इनिशियल लॉन्च चार्ज नहीं करना। बैठ जाओ। तो क्या क्या बातें आपको गाड़ी के बारे में पता है? उंगली रखें गाड़ी पे, दूसरी उंगली 12 लाख पे रख दी, एक उंगली गाड़ी पे, एक उंगली 12 लाख पे। अब बताएं गाड़ी और 12 लाख पे उंगली रख के बोलें क्या फील हो रहा है? क्या फील हो रहा है? 25 लाख से कम है, फील हो रहा है? ठीक है। अगली बात,
अगली बात मुझे ये बताएं, पार्टली फॉर पर्सनल पार्टली फॉर बिजनेस, उंगली रखें, क्या फील हो रहा है अंदर? प्रोपोर्शनेट बेस पे करेंगे। उंगली रखें इनिशियल लॉस और डेप्रिसिएशन पे, क्या फील हो रहा है? ओए हो भी रहे हैं ऐसे ही बह रहे हैं, क्या फील हो रहा है? क्या डेप्रिशिएट करेंगे इनिशियल लॉस रिकॉर्ड 2008 पे उंगली रखें, क्या फील हो रहा है? नहीं, रिक्वायरमेंट 2008 है, हद होगी। क्या फील हो रहा है कि रकम जुलाई 20 से पहले का खरीदा हुआ है, तो क्या लिख के आएंगे पेपर में? कार इज अ डेप्रिशिएबल एसेट, पहली बात ये लिख के आएंगे। एंड नो इनिशियल लॉस विल बी रिकॉर्डेड, हाउएवर ओनली डेप्रिसिएशन विल बी रिकॉर्डेड एंड डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड ऑन प्रोपोर्शनेट बेस। और आखिरी बात क्या लिख के आएंगे? एज इट इज परचेज बिफोर यकम जुलाई 20, ये बात मेरे ख्याल से सोल्यूशन में नहीं लिखी होनी चाहिए थी। एज इट इज परचेज बिफोर यकम जुलाई 20, सो फुल ईयर डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ परचेज। बोला करो, ट्राई करो, परचेज नहीं, आर नहीं बोलना, ट्राई करो। हाँ, हल्का सा टच आएगा वैसे आर का, परचेज। अच्छा जी, 21 में आ जाए, जल्दी जल्दी 21 में आ जाए, सेक्शन 21 पेज नंबर 131, जल्दी जल्दी रिवाइज कराएं मुझे। इनकम टैक्स माइनस करने की इजाजत है वाले भी हैं, रिलैक्स हो जाए, आप इधर देखें। इनकम टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं है, बाकी टैक्सेस माइनस करने की इजाजत है। पॉइंट सी, अगर आपने कोई पेमेंट करते हुए टैक्स नहीं काटा तो वो खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। परचेज के बारे में कोई डिफरेंट सा रूल है। अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ रहा है तो सारा कमीशन माइनस कर लेंगे, और अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं आ रहा तो फिर कमीशन लोअर ऑफ करके माइनस होगा। एंटरटेनमेंट अगर लिमिट्स क्रॉस करे तो माइनस करने की इजाजत नहीं है, और लिमिट्स उससे नीचे दी हुई है। अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकग्नाइज्ड ग्रेजुएटी फंड, अनरिकग्नाइज्ड पेंशन फंड, किसी भी सूरत में माइनस करने की इजाजत नहीं है। लेकिन रिकग्नाइज तब माइनस करने की इजाजत है जब आप ये वादा करें कि मैं इंशाल्लाह टैक्स काटूंगा जब एम्प्लॉय रिटायर होगा। फाइन गवर्नमेंट वाला माइनस करने की इजाजत नहीं है, दूसरे फाइन माइनस करने की इजाजत है। ये जो फाइन दो जगह आ रहे हैं ना, ये मुझे आपने बताना था, कल बताइएगा आते ही। ये फाइन दो जगह नजर आ रहे हैं, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस बताने हैं कि वो फाइन है और ये फाइन ही है। अच्छा, पॉइंट एच, घर के खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है, इसको रटा मारना था रिजर्व फंड और कैपिटलाइज एनी वे को। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को किसी भी नाम से पैसे दे दे तो ये बिजनेस के खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। ठीक है, ओवर। अच्छा भैया, मुझे लगता है कल तकरीबन 40 से 45 मिनट हम क्लास के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 चैप्टर 19 का डिस्कस करने पे लगाएंगे, और उसके बाद सेक्शन 21 की भी एक दो चीजें रहती हैं, मुझे भूल गया।